वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लॉ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 27 इंडियन पीनल कोड का, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज ऑफेंसेस जो कि हैं कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड। तो कोई भी ऑफेंस जो कि हमारे कॉइन से रिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड है, जो कि कौन से सेक्शंस में डील हो रहा है, सेक्शन 230 से 263A में डील कर रहा है, उसको आज हम इस लेक्चर नंबर 27 में पढ़ने वाले हैं। एक थोड़ा सा रिकैप आप सबके लिए, सो दैट हमारा इन हम लाइन रहे देखने के लिए कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो अगर आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 25 एंड 26 में हमने चैप्टर नंबर 11 ऑफ आईपीसी पढ़ा था, जहां पे क्या बात होती है, जहां पे बात होती है कि अगर कोई भी फॉल्स एविडेंस दिया जा रहा है या कोई भी झूठी स्टेटमेंट दी जा रही है, ओथ पे हो या फिर विदाउट ओथ हो, या फिर आप कोई भी ऐसे एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑफेंसेस होंगे, कौन से सेक्शंस के अंदर आएंगे। तो ये सब हमने दो पार्ट्स में किया था। दो पार्ट्स में वी हैड डिवाइडेड दिस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहां पे एक पार्ट में 191 से 200 के सेक्शंस करे थे और दूसरे में 201 से हमने 229A तक हमने पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक फेयर आइडिया होना बहुत जरूरी है कि पब्लिक जस्टिस को कैसे डिफीट किया जाता है। अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हैं तो एविडेंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड वाइटल रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं ट्रायल की। तो एविडेंस सही तरीके से दिया जाना चाहिए और यही चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है, और ये हमने अपने लेक्चर नंबर 25 एंड 26 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझी थी कि एविडेंस का कितना क्रूशियल रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखना है कि हमारा चैप्टर नंबर जो है 12 डील करता है किसके साथ, कॉइन एंड गवर्नमेंट रिलेटेड स्टैम्प्स के साथ। जो भी आपके ऑफेंसेस हो रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में, और इस लेक्चर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सेक्शन 230 से 263 आज का एजेंडा है, ये आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप पीटी के लिए अपियर होने वाले हैं, मेंस के लिए अपियर होने वाले हैं, अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हैं और लीगल एप्टीट्यूड के आप पेपर में अपियर होने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक फेयर आइडिया ऑफ लॉ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट है और आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तब भी ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि कई बार लेंदी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस उठा के देखो तो आपको ये मिल जाएंगे इन सेक्शन से भी क्वेश्चंस, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं कि आज के इस सेशन में हमारे डेली टारगेट्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू इस चैप्टर का, फिर बात करेंगे ऑफेंसेस जो कि कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड हैं। जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग या फिर सेलिंग ऑफ काउंटरफीट कॉइन, जाली कॉइन्स को बनाने के लिए या फिर बेचने के लिए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है तो वो सेक्शंस पढ़ेंगे, या फिर ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है इंडियन कॉइन के प्रोटेक्स्ट में, तो हम वो भी पढ़ेंगे। वी विल डील विद, अगर आपके पास कोई भी पोजेशन है ऐसे मटेरियल का या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो किसके लिए यूज हो रहा है, जो इस्तेमाल किया जा रहा है काउंटरफीटिंग के लिए, तो उसके ऑफेंसेस पढ़ेंगे। अगर अबेटमेंट की जा रही है इंडिया में कि काउंटरफीट हो कॉइन आउट ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, ये डीम्ड फिक्शन होगा, डीम्ड माना जाएगा, लीगल फिक्शन बनेगा यहाँ पे एक। अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है काउंटरफीट कॉइन्स का, और अगर वही काउंटरफीट कॉइन्स जो है इंडियन कॉइन्स है, तो क्या होगा। देन डिलीवरी ऑफ कॉइन, जब आपने उसको पोजेस किया था तो आपको नॉलेज थी कि वो काउंटरफीट है, या फिर डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन कि जब आपने उसको पोजेस किया था आपको नॉलेज थी कि वो काउंटरफीट कॉइन है। डिलीवरी ऑफ कॉइन एज अ जेन्युइन, जब आपको पहली बार पोजेशन मिला था तब आपको नहीं पता था कि वो क्या है, काउंटरफीट कॉइन है। और सिमिलरली इंडियन कॉइन की बात करेंगे। अब देन पॉइंट नंबर 12 में हम डील करने वाले हैं ऐसे ऑफेंस के बारे में जहां पे पोजेशन है आपके पास काउंटरफीट कॉइन का, ऐसे पर्सन के पास जिसको पता था कि ये क्या है, ये काउंटरफीट है, जब उसने पोजेस किया था इसको तो उसको ये चीज पता थी, ठीक है। देन वी विल डील, अगर सिमिलर सिचुएशन इंडियन कॉइन के साथ है, फिर अगर कोई एम्प्लॉय है मिंट में, किसी मिंट में एक एम्प्लॉय है जो क्या कर रहा है, जो कॉइन है उसकी जो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, वेट होना चाहिए, उसमें ऑल्टरेशन कर रहा है, तो फिर हम बात करेंगे अनलॉफुली, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिंट से बाहर लेके आया जा रहा है
ठीक है। देन वी विल डील कि फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली क्या हो रहा है, कोई भी वेट को कम किया जा रहा है, ऑल्ट्रेशन किया जा रहा है किसी भी कॉम्पोजिशन ऑफ कॉइन में। फिर बात करेंगे अगर यही चीज इंडियन कॉइन से रिलेटेड है, अगर कोई एम्प्लॉय मिंट का क्या कर रहा है, कॉजिंग द कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट या फिर कॉम्पोजिशन जो कि हमारे लॉ से फिक्स करी गई है, या फिर कोई ऑल्ट्रेशन हो रही है अपीयरेंस ऑफ कॉइन में इस तरीके से कि वो एक्चुअली में ओरिजिनल कॉइन की तरह पास हो सके, या फिर आप क्या कर सको उसको किसी और डिफरेंट डिस्क्रिप्शन की तरह पास करा सको, अगर यही चीज इंडियन कॉइन के साथ हो रही है तो क्या होगा। फिर बात करेंगे डिलीवरी ऑफ कॉइन, जिसको आपको पता था कि वो ऑल्टर्ड है और आपने उसको क्या करा, आपने उसको पास करा, और यही चीज अगर इंडियन कॉइन के साथ हो रही है। फिर बात करेंगे पोजेशन ऑफ कॉइन बाय अ पर्सन, जिसको पता है, जिसको नॉलेज है कि ये ऑल्टर्ड है जब उसने पोजेशन किया था, और सिमिलर चीज हम करेंगे इंडियन कॉइन के साथ। देन वी विल डील कि आप एक ऑल्टर्ड कॉइन को जेन्युइन कॉइन की तरह पास कर रहे हो। देन वी विल डील विद अनदर टॉपिक जो है काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है आपके पास या मटेरियल है जिसको किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, काउंटरफीट करने के लिए गवर्नमेंट स्टैम्प्स को, या फिर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आप मेक कर रहे हो या सेल कर रहे हो जो किस चीज में यूज होता है, काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर सेल कर रहे हो काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प्स की, किसी ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प की जो कि काउंटरफीट है उसका आपको पोजेशन है, या फिर आप काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प को यूज कर रहे हो एज जेन्युइन, या फिर इफेसिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो उस गवर्नमेंट स्टैम्प पे, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हो कि गवर्नमेंट को लॉस हो, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प जो आपको पता है पहले यूज हो चुकी है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा इरेजर ऑफ मार्क हो रहा है, कोई ऐसे मार्क को आप मिटा रहे हो जिससे कि पता चल रहा था कि ये गवर्नमेंट स्टैम्प जो है ये ऑलरेडी यूज्ड है, या फिर आप प्रोहिबिशन कर रहे हो फिक्टिशियस स्टैम्प्स का, आप क्या कर रहे हो, प्रोहिबिशन कर रहे हो फिक्टिशियस स्टैम्प्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, बहुत ही मजेदार और दिलचस्प लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है कि कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत बोरिंग है और आप इसको पेपर में छोड़ के जा सकते हो। आपको ये बहुत बड़ी गलत फहमी है स्टूडेंट्स, इसको पेपर में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप एक सेक्शन पढ़ोगे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दूसरा सेक्शन खुद ब खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पहले इन्होंने दिया हुआ है कॉइन के बारे में और फिर इन्होंने सेम सेक्शन दिया हुआ है इंडियन कॉइन के बारे में। तो इस तरीके से जब आप एक सेक्शन को पढ़ लेते हो तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि इन चैप्टर्स को छोड़ के जाना। जो हमारे रेगुलर चैप्टर्स हैं जैसे कि किडनैपिंग या फिर अबडक्शन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉयती, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवियस, स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन तो करके जाते हैं पेपर में, बट जो हमारे ये जो थोड़े से नॉट सो रेगुलर टॉपिक्स है जैसे कि गवर्नमेंट स्टैम्प्स, फॉल्स एविडेंस, पब्लिक जस्टिस वाले या फिर इलेक्शंस वाले ऑफेंसेस, इन सारे चैप्टर्स को स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं और यही क्या होता है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप पेपर में अच्छे से स्कोर करो, अगर आप चाहते हो कि आपको एक फेयर नॉलेज हो लॉ की, आपको पता हो कि आईपीसी में किस तरीके के ऑफेंसेस हैं, तो आपको जरूरी है कि इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से ही आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी करें और अपने पेपर में अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आए। और साथ के साथ आपको एक फेयर आइडिया ऑफ लॉ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका जो विजडम है लॉ का उसको खुलना भी, ब्रॉडन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं इंट्रोडक्शन की क्यों पढ़ना है हमें काउंटरफीटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प्स या फिर कॉइन्स, और ऐसे ऑफेंसेस कौन से होते हैं। तो जब हम बात करते हैं काउंटरफीट की जब हम बात करते हैं तो अगर आपको याद है कि हमने काउंटरफीट वर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओगे कि हमने काउंटरफीट कहाँ पढ़ा हुआ है। हमने काउंटरफीट ऑलरेडी पढ़ा है जब हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स का चैप्टर कर रहे थे, तो वहां पे हमने काउंटरफीट पढ़ा था। और हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 28 में काउंटरफीट पढ़ा था। काउंटरफीट का क्या मतलब है, किसी भी चीज का जाली चीज बचाना, किसी की भी फर्स्ट कॉपी बनाना। जैसे कि अगर मेरी ये वॉच की बात करें, अगर आप बोलते हो कि ये राडो की वॉच है और आप बोलते हो कि मैम ये x लाख रुपीस की है, क्योंकि राडो की वॉच सबको पता है कि बहुत महंगी है, बट मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने तो सिर्फ 5,000 रुपए में खरीदी है, तो ये
फर्स्ट कॉपी मानी जाएगी, ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये काउंटरफीट है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काउंटरफीट हैं या फिर जो फेक हैं, जो फर्स्ट कॉपी है, जिनको जाली बनाया गया है कि वो एकदम ओरिजिनल की तरह दिखे, वो एकदम ओरिजिनल की तरह रिजेंबल करे। तो ऐसे ही काउंटरफीटिंग होती है करेंसी में, गवर्नमेंट स्टैम्प्स में, और ये एक बहुत ही ग्लोबल फिनोमिना है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा करप्शन के कारण ये सब कुछ पाया जाता है। तो जैसे इंडिया की जो हम बाउंड्री की बात करें, इंडिया का मैप अपने सामने एक बार इमेजिन कर लो, और आप जब देखते हो कि उसकी 7 बाउंड्रीज जो हैं वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ टच करती हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंडिया के अंदर भी काउंटर फीटिंग का काम बढ़ जाए। तो ये करता क्या है, ये इवेंचुअली जब आप जाली नोट लेके आ रहे हो, नकली नोट चल रहे हैं, नकली करेंसी चल रही है, नकली गवर्नमेंट स्टैम्प्स चल रही है, तो बेसिकली इकोनॉमी पे आपका बहुत इफेक्ट होगा। जो हमारी डेवलप्ड कंट्री हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हम आज की डेट पे इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, बट इंडिया एम करती है कि वो डेवलप्ड कंट्री बन पाए, तो वो जो डेवलपमेंट की तरफ इंडिया जा रही है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत हिंडर कर जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होता है जब जाली करेंसी या फिर फेक गवर्नमेंट स्टैम्प्स को यूज किया जाता है। तो आपको क्या देखना है कि ये ऑफेंस एक्चुअली में क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट द कंट्री है, ये ऑफेंस अगेंस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप एक ओवरव्यू देख के चलते हैं कि हमें ओवरव्यू में क्या चीज पढ़नी है इस चैप्टर में, वो चीज जरूर देखना है। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि जब हम लोगों ने पनिशमेंट्स का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको कराया था सेक्शन 75 जो बात करता है इनहैंस्ड पनिशमेंट की, इनहैंस्ड पनिशमेंट की बात करता है। और ये क्या बोलता है कि अगर एक बंदा मल्टीपल टाइम्स या फिर एक बार से ज्यादा एक ही ऑफेंस करता है तो उसको सब्जेक्ट होगी इनहैंस्ड पनिशमेंट। और चैप्टर 12 जो कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से बात करता है, आपको ये समझना है कि अगर कोई भी पर्सन कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स वाले ऑफेंसेस को एक से ज्यादा बार करता है तो ही विल बी सब्जेक्टेड टू इनहैंस्ड पनिशमेंट, जो कि कहाँ दी हुई है, सेक्शन 75 में दी हुई है। क्योंकि ये क्यों होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका वाई, हमेशा अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा करो वाई। जब आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आप कभी भी उस चीज को भूल नहीं पाते हो। तो क्यों एनहांस पनिशमेंट होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जब कोई भी ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो ऑफेंस है ये पूरी की पूरी इंडिया को शेक कर रहा है, उसका जो बैलेंस है उसको हिला रहा है, और क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में हमारी डेवलपमेंट को हिंडर कर रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को पनिश करना जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए डेटरेंस को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है, इसीलिए दीज पीपल आर सब्जेक्ट टू इनहैंस पनिशमेंट। अब सबसे पहला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो बात करता है कि कॉइन क्या होता है और इंडियन कॉइन क्या होता है। तो कोई भी मेटल जिसको यूज किया जा रहा है एज अ मनी किसी भी टाइम बीइंग में, किसी भी टाइम पे, हम उसको बोलेंगे वो होता है कॉइन। और जो मेटल स्टैम्प है, जिसके ऊपर इंडिया का स्टैम्प है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है और वो इस्तेमाल हो रहा है एज अ करेंसी, तो हम उसको बोलेंगे इंडियन कॉइन। अगर कोई कॉइन है आपके पास इस टाइम पे तो उसको उठा के देख लो और देखो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंडियन कॉइन है। तो स्टूडेंट्स एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर स्टैम्प है किसी भी करेंसी पे तो वो इंडियन रुपी माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 230 इस बारे में बात करता है, ठीक है। फिर अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। कीवर्ड होगा सबसे पहला कॉइन। जब हम कॉइन से बात कर रहे हैं, एक होगा कॉइन और एक होगा गवर्नमेंट स्टैम्प, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इन्हीं दो के बारे में बात करता है। तो जब हम कॉइन की बात कर रहे हैं तो कॉइन से 3 कीवर्ड्स आगे ध्यान रखने हैं। पहला काउंटरफीट, दूसरा चेंज इन वेट या कॉम्पोजिशन, और तीसरा ऑल्टरेशन इन अपीयरेंस। तो सबसे पहला हम कह रहे हैं काउंटरफीट। हमने पढ़ा काउंटरफीट कहाँ पढ़ा हुआ है, हमने रेड विथ सेक्शन 28 हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला जब ये बोलता है काउंटरफीट तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी जाली कॉइन आप बना रहे हो, जो कॉइन हमारा कॉइन है उससे मिलता जुलता कोई भी आप जाली कॉइन बना रहे हो तो आप काउंटरफीट कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, उसके वेट या कॉम्पोजिशन में
कुछ हेर फेर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कॉइन का वेट होना चाहिए था 500 ग्राम, बट आप 500 ग्राम से उसको 450 ग्राम कर रहे हो या 445 ग्राम्स कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके वेट और कॉम्पोजिशन में ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, या फिर आप उसकी अपीयरेंस के अंदर ऑल्ट्रेशन कर रहे हो। तो सेक्शन 231 से 243 हम पढ़ेंगे काउंटरफीट के, 244 से 247 हम पढ़ेंगे चेंज इन वेट एंड कॉम्पोजिशन, और 248 से 254 तक हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन इन अपीयरेंस। ओके, अब सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉइन के बारे में, और वो बात कर रहा है काउंटरफीटिंग कॉइन। तो सेक्शन 231 बात करता है काउंटरफीटिंग कॉइन की, और 232 बात करता है काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि इन दोनों में अगर आप एक सेक्शन कर लोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली 233 बात करता है कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हो या सेल करते हो जो इस्तेमाल हो रहा है काउंटरफीटिंग कॉइन में, तो 233, और अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो या सेल करते हो जो इस्तेमाल हो रहा है इंडियन कॉइन को काउंटरफीट करने में, तो 234। तो अब आपने क्या देखा, एक सेक्शन करा 231, वो बात करता है काउंटरफीटिंग कॉइन की, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन हो गया 232 जो बात करता है काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन की। सिमिलरली एक सेक्शन पढ़ा सेक्शन 233 जो बात करता है काउंटरफीटिंग कॉइन का, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट को बना रहे हो या सेल कर रहे हो, और 234 बात करता है सेम इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडियन कॉइन से रिलेट करता है। ठीक है, तो एक सेक्शन से आपको दूसरा सेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया। अब इन सेक्शंस को जरा अच्छे से डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो जब बात कर रहे हैं कि कॉइन की डेफिनेशन क्या है, तो कॉइन सेक्शन 230 में दिया गया है, और वो क्या कहता है कि कोई भी मेटल जिसको आप करेंसी के फॉर्म में यूज कर रहे हो, जैसे एंशियंट टाइम्स में आनाज होते थे, तो जो वो है वो आजकल इस्तेमाल नहीं होते। पैसा आजकल इस्तेमाल नहीं होता, यूज में नहीं आता, दिखता भी नहीं है अब तो, पहले हमारे पेरेंट्स के जमाने में वो यूज होता था। तो कोई भी मेटल, जो भी मेटल है जिसको आप करेंसी के फॉर्म में यूज कर रहे हो, और क्या है, एंड इज स्टैम्प्ड इशूड बाय द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, सॉवरेन अथॉरिटी जो भी है उस स्टेट की, उसका ठप्पा लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो कॉइन है, और वो सेक्शन 230 के अंदर आता है। इंडियन कॉइन का क्या मतलब है, इंडियन कॉइन का मतलब है कोई भी ऐसा मेटल जो कि स्टैम्प्ड है और इशूड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसको क्या यूज कर रहे हो, उसको यूज किया जा रहा है एज मनी, एंड उसको क्या डीम करोगे, उसको डीम करोगे एज इंडियन कॉइन इवन आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड एट मनी। जब वो खत्म हो जाएगा, जैसे कि अब आना है आज की डेट पे या पैसा है, उसको यूज नहीं भी किया जाता, स्टिल इट विल बी नोन एज एन इंडियन कॉइन। तो सेक्शन 230 हमें दो चीजें बताता है, कॉइन और इंडियन कॉइन। ओके, तो इंडियन कॉइन की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉइन किस टाइप का होना चाहिए, मस्ट बी, मतलब मैंडेटरी कंडीशन है, मेटल का बना होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए करेंसी या मनी की तरीके से, वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, वो इशू किया जाना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको किसकी तरह यूज किया जाना चाहिए, मनी की तरह यूज करना चाहिए, एंड इट मस्ट बी करंटली यूज्ड एज मनी फॉर द टाइम बिंग। एज ऑफ नाउ करंटली उसको एज मनी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इलस्ट्रेशंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लंप्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर, अब कॉपर है, वो ऐसा कॉपर है और वो अनस्टैम्प्ड है, बट आप उसको मनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो बार्टर सिस्टम की तरीके से, कि मैंने तुझे ये कॉइन दे दी और तू मुझे ये रिमोट दे दे, हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं किसी चीज को, बट वो फिर भी कॉइन नहीं कहलाएगा क्योंकि वो स्टैम्प्ड नहीं है। कॉइन का स्टैम्प होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेडल्स, जो हमें गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, वो भी कॉइन्स नहीं होते, क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, वो इंटेंशन ये नहीं है कि आप उसको मनी की तरह इस्तेमाल करो। कॉइन डिनोमिनेटेड एज कंपनीज रुपी इज इंडियन कॉइन, जो कि कॉइन कंपनी के रुपी की तरह उसको डिनोमिनेट किया जा रहा है, वो इंडियन कॉइन होगा। Farukhabad rupee used formerly as money under the authority of Indian government is Indian coin, although it is not used anymore। तो इन्होंने इंडियन कॉइन की डेफिनेशन में क्या कहा था कि अगर वो सीज कर भी जाए आज की डेट में यूज होने में, फिर भी अगर वो किसी टाइम पे भी वो कॉइन जो था वो एज एन इंडियन रुपी माना जाता था, एज एन इंडियन करेंसी यूज होता था, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वो अभी भी इंडियन कॉइन कहलाएगा। और ये फारूकाबाद रुपी वाला जो एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, ये बहुत बार आपके पीटी में आपसे पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लो, आप लोग को बहुत बार ही दिख जाएगा। तो अब काउंटरफीट कॉइन का क्या मतलब है? काउंटरफीट कॉइन कहीं पे भी आईपीसी में डिफाइन नहीं है, बट उसका क्या मतलब है आप ये समझो कि सेक्शन 28 जो है ब्रिटिश फॉर्जरी एंड काउंटरफीटिंग एक्ट 1981 का, वो क्या कहता है कि काउंटरफीट कॉइन का मतलब है कि कोई भी कॉइन जो जेन्युइन नहीं है बट वो क्या करता है, रिजेंबल करता है, या फिर वो आपकी इंटेंशन ये है कि वो रिजेंबल करे और वो एज अ जेन्युइन कॉइन चल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कई लोगों की क्या ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर ये जैसे कि आपका 10 रुपए का नोट है, अगर ये 10 रुपए का नोट है स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फटा हुआ है, इसलिए मैंने अपने ड्रॉअर में रख दिया इसको क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। बट अगर ये 10 रुपए के नोट को मैं मोड़ मोड़ के ऐसे करके किसी वेंडर को दे दूं और मैं इसको यूज कर लूं, या फिर मान लो कि शायद ये तो बहुत कम फटा हुआ है तो ये चल भी जाए, अगर ये बीच से फटा हुआ है या फिर ये खराब हो गया है और मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि ये 10 रुपए का नोट चल जाए, इट पासिस ऑफ एज अ जेन्युइन करेंसी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा अटेम्प्ट कर रही हूँ जो कि सही नहीं है। बट यहाँ वाले एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे हो, आप एक जाली नोट को इमेजिन करो कि ये नोट एक्चुअली में इंडियन नोट नहीं है, ये इंडियन करेंसी नहीं है, इसमें तो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडियन करेंसी है, बट मान लो कि ये जाली नोट है। जैसे कि जब हम मोनोपोली की गेम खेलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी करेंसीज भी होती है, उसमें बहुत सारे डॉलर और रुपीज होते हैं, जाली नोट होते हैं जो कि गेम खेलने के काम आते हैं। बट अगर इमेजिन करो कि मैं उस गेम खेलने वाले कॉइन को या फिर गेम खेलने वाले रुपी को जेन्युइन नोट की तरह दे रही हूँ किसी वेंडर को, वो बेचारा इनोसेंट है, उसको नहीं पता कि ये जाली नोट है या फिर उसको नहीं पता ये गेम का नोट है जो मोनोपोली गेम में यूज होता है, और वो मैं उसको चला देती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंटरफीट का काम कर रही हूँ कि मैं बेसिकली जेन्युइन नहीं है फिर भी उसको पास ऑफ कर रही हूँ, तो आई एम डूइंग सच अ थिंग। ओके, जब हम बात कर रहे हैं काउंटरफीटिंग कॉइन की और हम बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, आप कोई जाली कॉइन बना रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो एक्चुअली में रिजेंबल करे जो कि एक्चुअल चीज थी उससे रिजेंबलेंस हो, तो हम क्या कहते हैं, काउंटरफीटिंग कॉइन हो रहा है। और ये किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे ये चीज आप कर सकते हो, तो गिल्ट से, गिल्ट क्या होती है, एक थिन लेयर होती है ऑफ गोल्ड, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और उसको पास ऑफ कर रहे हो एज एन ओरिजिनल गोल्ड कॉइन, या फिर सिवियर करना, किसी चीज से अलग करना, किसी चीज से सेपरेट करना, या फिर उसको वॉश करते हो, किसी चीज से कलर करते हो, या फिर ऑल्ट्रेशन करते हो कि वो ओरिजिनल चीज से रिजेंबल करे एनी करंट कॉइन ऑफ हायर डिनोमिनेशन, तो जो बड़े डिनोमिनेशन की चीज है वही सेम चीज काउंटरफीट करके छोटे डिनोमिनेशन की बनाते हो, या ऐसी जाली चीज बनाते हो जिससे कि वो पास ऑफ हो जाए एज एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, तो क्या कहेंगे कि आप काउंटरफीटिंग कॉइन कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो काउंटरफीट कर रहा है या नोइंगली इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज डूइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 231 जो बात करता है काउंटरफीटिंग कॉइन की। तो 231 बात करता है काउंटरफीटिंग कॉइन की, और 232 हमने अभी क्या देखा था, बात करता है काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन की। तो क्या समझने की बात है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो काउंटरफीट कर रहा है, जिसको हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 28 में, या फिर नोइंगली पार्टिसिपेट करता है ऐसे किसी प्रोसेस में, तो हम बोलेंगे कि वो काउंटरफीट कर रहा है कोई भी कॉइन, जिसकी पनिशमेंट हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक की, और उसके साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। ओके, तो फाइन भी हो सकता है। 232 अगर हम देखें, उससे पहले 232 से पहले कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसे डिसेप्शन में प्रैक्टिस कर रहा है या फिर पार्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, इंटेंडिंग या फिर नोइंग, तो मेंजरिया है। क्या समझने की जरूरत है, मेंजरिया है। ऐसी डिसेप्शन मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप जनरल पब्लिक को डिसीव कर रहे हो ऐसी जाली कॉइन को बना के, और अगर आप इसको पास ऑफ करना चाहते हो एज अ जेन्युइन कॉइन कि वो रिजेंबल करे जेन्युइन कॉइन को, जबकि वो एक्चुअली में जेन्युइन नहीं है, तो पनिशमेंट होगी आपको काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स की। जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, एंड इट इज ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है 231 में। अब 232 की बात करते हैं, तो सेम वही चीज जो 231 में थी, बट
दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉइन, जो काउंटरफीट कर रहा है या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे किसी भी प्रोसेस में जो कि काउंटरफीटिंग का प्रोसेस है, जाली कॉइन इंडियन कॉइन बना रहा है, तो उसको सजा होगी कितनी, उसको सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल अकम्पनीड बाय फाइन। वहां पे 7 साल थी, ठीक है, वहां पे भी अकम्पनीड बाय फाइन थी। तो 231 232 में आपको समझ आ गया। इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला, आप काउंटरफीट कर रहे हो इंडियन कॉइन को और आप डेलिबरेटली ऐसे कॉइन को काउंटरफीट कर रहे हो या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हो ऐसे प्रोसेस में जो कि काउंटरफीटिंग में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी मेंजरिया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो आप नोइंगली कर रहे हो, वो आप इंटेंशनली कर रहे हो। ओके, तो बहुत जरूरी है। और आप इवेंचुअली क्या कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो और उसको जाली कॉइन दे रहे हो, उसको ये बिलीव करा के कि ये ओरिजिनल कॉइन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, काउंटरफीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब 233 पढ़ते हैं। 233 कह रहा है कि आप मेक करते हो या सेल करते हो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है काउंटरफीटिंग कॉइन्स में। तो 233 में किसी भी पर्सन को जो कि इन्वॉल्व है किस चीज में, मेकिंग में या फिर मेंडिंग में या फिर किसी ऐसे प्रोसेस में जिससे कि मेकिंग हो रही है या फिर मेंडिंग हो रही है, या फिर वो परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है या फिर डिस्पोज कर रहा है कोई ऐसी डाई, डाई क्या होता है, खांचा, जैसे होता है ना, खांचे टाइप का होता है, उसी शेप की वो चीज बन जाती है, या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, काउंटरफीटिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की अकम्पनीड बाय फाइन। तो समझने की बात क्या है कि या तो आप मेक कर रहे हो, या तो आप बाय कर रहे हो, या तो मेंडिंग कर रहे हो, या तो सेलिंग कर रहे हो, या तो डिस्पोजिंग कर रहे हो किसी भी डाई की जो या फिर इंस्ट्रूमेंट की जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है आपके काउंटरफीटिंग के प्रोसेस में। और अगर आप ये चीज कर रहे हो नोइंगली, इंटेंशनली कि वो यूज हो पाए फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफीटिंग कॉइन, तो आपको सजा हो सकती है 3 साल तक की अकम्पनीड विद फाइन। 234 में सेम चीज 233 वाली बट इंडियन कॉइन के लिए हो रही है, इंडियन कॉइन के लिए हो रही है कि क्या कर रहे हो, मेक कर रहे हो, मेंट कर रहे हो या फिर ऐसे किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो या फिर डिस्पोजेस करते हो कोई भी ऐसी डाई को या फिर इंस्ट्रूमेंट को जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन। तो कितनी सजा हो सकती है, रिग्रेस या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की अकम्पनीड विद फाइन। तो स्टूडेंट्स क्या देखने की चीज है, समझना ये है कि अगर आप एक सेक्शन कर लोगे तो दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। 231 में काउंटरफीटिंग कॉइन था, 232 में काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन था। 233 में काउंटरफीटिंग का आप कोई भी मेक करते हो या सेल करते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे काउंटरफीट हो सकता है कोई भी कॉइन, और 234 में यही सेम चीज हो सकती है इंडियन कॉइन के लिए। तो ये जो एक ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, और इसको कौन ट्राई कर सकता है, सेशंस कोर्ट ही ट्राई कर सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। तो सेशंस कोर्ट के पास पावर है इसको ट्राई करने की। अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस। नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस जो बात करता है सेक्शन 235। सेक्शन 235 क्या बात करता है कि आपके पास पोजेशन है, आपके पास पोजेशन है किसी ऐसे मटेरियल की या फिर इंस्ट्रूमेंट की जो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है फॉर काउंटरफीटिंग। किस कौन से काउंटरफीटिंग, कॉइन या फिर इंडियन कॉइन। ओके, तो 235 बात करता है कि ऐसे किसी भी मटेरियल की, ऐसे किसी भी गुड्स की आपके पास पोजेशन है जो इस्तेमाल किया जाता है कि आप काउंटरफीट कर सको कोई भी कॉइन या फिर इंडियन कॉइन को। 235 ये बात करता है। और 236 हमारा कहता है कि अगर आप अबेटिंग करते हो, अबेटिंग इन इंडिया, कि काउंटरफीट हो पाए कोई भी कॉइन आउट ऑफ इंडिया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि आपने वो अबेटमेंट की है एज इफ आप काउंटरफीटिंग करना चाहते हो विद इन इंडिया। तो ये एक डीम्ड
डीम माना करेंगे, डीम्ड लॉ होगा, या फिर हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर देते हैं कि वो अबेटमेंट आपने इंडिया के ऑफेंस के अंदर ही करी है। ठीक है, अब इन सेक्शंस को जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो 235 कहता है कि पोजेशन है आपके पास किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का या फिर मटेरियल का जो कि इस्तेमाल होगा कि आप कॉइन को काउंटरफीट करें। तो किसी भी पर्सन के पास अगर पोजेशन है ऐसे किसी भी मटेरियल का या फिर इंस्ट्रूमेंट का जिसका इस्तेमाल हो सकता है काउंटरफीटिंग कॉइन के लिए, या फिर उसको नॉलेज है, उसको अवेयरनेस है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है काउंटरफीटिंग के लिए, या फिर इस मटेरियल को यूज किया जाएगा काउंटरफीटिंग कॉइन के लिए, तो उसको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की, और इसके साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली काउंटरफीटिंग कॉइन करना अपने आप में एक जुर्म है। काउंटरफीटिंग कॉइन के लिए अगर आप किसी डाई को ले रहे हो, मेक कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, वो भी अपने आप में एक कानूनी अपराध है। और अगर ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को आप पोजेस कर रहे हो जो आपको पता है इवेंचुअली किसके लिए यूज होगा, काउंटरफीटिंग के लिए यूज होगा, तो वो भी अपने आप में एक कानूनी अपराध है जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या देखना है कि कॉइन अगर इंडियन कॉइन है और काउंटरफीट जो काउंटरफीट करने वाला है उसको कितनी सजा होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल की, और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, कोर्ट ने ये बोला है इस केस में आपको क्या देखना है, काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज आपके पास पोजेशन है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का या फिर मटेरियल का जो कि काउंटरफीटिंग के काम आ सकते हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट है आपको गिल्टी ठहराने के लिए, आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज करने के लिए। अक्यूज को नीड नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस जहां पे ये मटेरियल्स फाउंड है, कोई जरूरत नहीं है कि उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए थी, बट अपने आप में जस्ट बिकॉज आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है या मटेरियल है वो अपने आप में सफिशिएंट है कि आपको पनिशेबल ठहराया जाए। क्यों कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास औजार हैं, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये माना जाता है कि आप इवेंचुअली पार्टिसिपेट करोगे काउंटरफीटिंग के प्रोसेस में, और ये क्या करना चाहते हैं, ये निपिट इन द बड करना चाहते हैं, ये यहीं पे आपको पनिश करना चाहते हैं। डेटरेंस थ्योरी को ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि यहीं पे आपको पनिश कर दें जिससे कि जो इवेंचुअल क्राइम होना था उसको ये रोक सके, और यही कोर्ट्स का ओपिनियन था काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। एक लालचंद का केस है जहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल होना क्या कहता है कि आप केपेबल हो कि आप काउंटरफीट कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास डिग्री है तो हम बोलते हैं कि आप नौकरी ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप काउंटरफीट कर सकते हो। और यहाँ पे एक डीम्ड फिक्शन माना गया, डीम्ड फिक्शन माना गया कि ये इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल है, ये किसके लिए यूज होगा, ये काउंटरफीटिंग के लिए ही यूज होगा, और ये क्या है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसलिए जस्ट द पोजेशन पर से is punishable. ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जो बात करता है कि अबेटमेंट करी आपने इंडिया में बैठे हुए कि काउंटरफीटिंग हो आउट ऑफ इंडिया एक कॉइन की, बट हम क्या मान के चलते हैं, एक लीगल फिक्शन को क्रिएट कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये ऐसा ऑफेंस इंडिया के अंदर ही होगा और हम आपको यहीं पे पनिश कर देंगे। तो अबेटमेंट अगर आप लोगों को याद है, आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं या फिर आप लोग कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है अबेटमेंट कहाँ होता है स्टूडेंट्स, सेक्शन 107 में अबेटमेंट है। वो पूरा चैप्टर हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है जहाँ पे हमने अबेटमेंट पढ़ा था, अबेटर कौन होता है वो पढ़ा था, और ये देखा था कि अबेटर को हम कैसे लाइबल ठहराते हैं किसी भी एक्ट के लिए जो वो अबेट करता है। ऑल्सो अगर आपने इनकोएट ऑफेंसेस वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि अबेटमेंट एक इनकम्प्लीट ऑफेंस है, अबेटमेंट एक इनकम्प्लीट ऑफेंस है। इवन इफ अबेटमेंट के बाद ऑफेंस ना हो तब भी हम अबेटर को गिल्टी ठहराते हैं, उसकी पनिशमेंट उसको देते हैं, क्योंकि हम क्या मानते हैं, जो इसके पीछे की रीजनिंग है वो ये है कि आपको एक्चुअली में क्राइम होने से उसको रोक रहे हो अगर आप, तो आप उस पर्सन को भी पनिशेबल ठहराओगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर रिसाइड करता है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, बट अबेट करता है, क्या अबेट करता है कि काउंटरफीट हो कॉइन्स आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको हम पनिश करेंगे उसी मैनर में जैसे कि उसने ये ऑफेंस किया है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे डीम किया जाएगा दैट ही हैज
committed an offense inside India, within the territories of India. इस सेक्शन के क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, क्या है एसेंशियल रेसिपी, तो वो समझते हैं कि अक्यूज ने अबेटमेंट करा सबसे पहला, दूसरा जो काउंटरफीटिंग है वो इंडिया के बाहर हुई, और तीसरा जो अक्यूज है वो विद इन इंडियन टेरिटरीज था जब वो काउंटरफीटिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आपको किसी को भी गिल्टी ठहराना है इन ऑफेंसेस के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस जो बात करता है सेक्शन 237। इसको आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल कम है, इसको मैं व्हाइट से लिख देती हूँ सो दैट आप लोग को क्लियर हो जाए। 237, 238, 239, 240 और 241। तो स्टूडेंट्स बात क्या कर रहा है, 237 बात करता है कि जब आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो कोई भी काउंटरफीट कॉइन को तो हम आपको कैसे पनिशेबल ठहराएंगे। 238 बात करता है अगर आप इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो इंडियन कॉइन को, तो सेम बात है, ये सब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं एक दूसरे से, बस वहां पे कॉइन की बात हो रही है और यहाँ पे इंडियन कॉइन की बात हो रही है। जैसे हमारा 231 और 232 था, 233 और 234 था, सिमिलरली 237 और 238 भी है, एक कर लोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता है कि आप डिलीवरी करते हो ऐसे कॉइन की जो आपके पास था, आपने पोजेस किया था, आपको नॉलेज थी कि जो कॉइन है ये काउंटरफीटेड कॉइन है, तो अगर तो कॉइन की बात हो रही है तो 239 और अगर इंडियन कॉइन की बात हो रही है तो 240। सिमिलर पैरेलल्स में एक कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन 241 है, वो क्या बात करता है कि आप डिलीवरी करते हो ऐसे कॉइन की कि वो जेन्युइन है। जब आपने पहले पोजेस किया था तो आपको भी लगा था कि ये जेन्युइन है और आपको नहीं पता था कि ये काउंटरफीटेड कॉइन है, तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे 241 में। ठीक है, तो अब इन सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है। ओके, तो 237 बात करता है स्टूडेंट्स कि आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी काउंटरफीट कॉइन को, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है किसी भी कॉइन को जो काउंटरफीटेड है और उसको नॉलेज है, बेसिकली वो जाली कॉइन को, नकली कॉइन्स को इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है और उसको नॉलेज है, तो उसको क्या है, उसको मेंजरिया है, वॉट एवर ही इज डूइंग इज विद द गिल्टी माइंड, तो उसको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की प्लस फाइन। और अगर यही चीज इंडियन कॉइन से रिलेटेड है तो हमारा कौन सा सेक्शन होगा, 238। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी काउंटरफीट कॉइन का आउट ऑफ इंडिया या इनसाइड इंडिया अक्यूज के द्वारा, और जो अक्यूज है वो अवेयर है कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीट कॉइन है, ये जाली कॉइन है, ये मैन्युफैक्चर्ड कॉइन है। ठीक है, अब 238 में सेम 237 वाली चीज, 237 वाली चीज रिप्लेस ओके, सेम 237 वाली चीज रिप्लेस कॉइन विद इंडियन कॉइन। तो कोई भी पर्सन क्या करता है, इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है काउंटरफीट कॉइन या फिर काउंटरफीट इंडियन कॉइन इंडिया से बाहर या फिर इंडिया के अंदर लेता है और उसको रीजन टू बिलीव है कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीटेड है, बेसिकली मेंजरिया है। स्टूडेंट्स जब हमने मेंजरिया पढ़ा था, हमारे एक लेक्चर था इनिशियल लेक्चर्स में, हमने मेंजरिया और एक्टिव स्टेज पढ़ा था, हमने उसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ माइंड पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ माइंड पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि मेंजरिया सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड है, नॉलेज, रेकलेसनेस, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, ये सब कुछ उससे कम हो जाते हैं। बट रीजन टू बिलीव है, आपको पता था कि ये जो कॉइन है, ये इंडियन कॉइन जो है ये एक्चुअली में काउंटरफीटेड है, ये जाली कॉइन है, बट आपने फिर भी उसको इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया तो आपको सजा हो सकती है 10 साल तक की और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो आपको क्या देखना है, आपको 237 और 238 के बीच के अंदर आपको ये पैरेलल्स बना के चलना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की जो डील करता है कि आप डिलीवरी कर रहे हो ऐसे कॉइन की जो आपने पोजेस किया था विद द नॉलेज कि वो काउंटरफीट कॉइन है। तो जब आपने इस कॉइन को पोजेस किया था, आपको पता था कि ये काउंटरफीट है और आपने ऐसे कॉइन की डिलीवरी कर दी आगे, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट होगी कितनी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की, या फिर फाइन भी लग सकता है उसके साथ से। तो 239 बात कर रहा है कि आप ऐसे कॉइन की डिलीवरी कर रहे हो, आप आगे किसी और को डिलीवर
डिलीवर कर रहे हो जबकि आपको पता है कि ये जाली कॉइन है, फिर भी आप उसको पास कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपए का एक कॉइन है जो आपको पता है कि वो जाली है, वो ओरिजिनल कॉइन नहीं है, और ये जानते हुए भी आपने उसको किसी और को पास कर दिया, सब्जी वाले को दे दिया, तो आपने क्या किया, आपने ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 239। तो कोई भी जिसके पास काउंटरफीट कॉइन है, जो पोजेस करता है, जिसके पास नॉलेज है कि ये काउंटरफीट कॉइन है, वो फ्रॉडुलेंटली या फिर इंटेंशनली, तो बेसिकली डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड है, बट उसको पता है, इवेंचुअली आपको क्या ध्यान रखना है, उसको पता है कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीट है, और वो फिर भी किसी को डिलीवर कर देता है या अटेम्प्ट करता है कि कोई पर्सन इसको रिसीव कर। तो या तो उसने वो सब्जी वाले को दे दिया कॉइन और उसने वो सब्जी दे के हरी मिर्ची खरीद ली, ठीक है, 10 रुपए की, या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है कि सामने वाला पर्सन ये 10 रुपए का कॉइन ले ले। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा आपकी डे टू डे लाइफ में भी कि कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये कॉइन नहीं मैं लूंगा, 10 रुपए स्पेशली 20 रुपए का कॉइन, ये तो जाली कॉइन है। तो बहुत सारे कॉइन्स हमारे यहाँ पे भी आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे काउंटरफीट करेंसी मिक्स हो गई है हमारी एक्चुअल करेंसी के साथ, और कई लोगों को उसकी पहचान है तो वो मना कर देते हैं। तो बट अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अटेम्प्ट को भी यहाँ पे पनिशेबल ठहराया गया है, दो इट इज एन इनकोएट ऑफेंस, बट हम अटेम्प्ट को भी पनिशेबल करेंगे क्योंकि आपने सामने वाले को इंड्यूस किया था कि वो ऐसे कॉइन को रिसीव करे, बट उसने नहीं किया, तो भी हम बोलेंगे दैट यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले जो कॉइन इन क्वेश्चन है वो काउंटरफीट होना चाहिए, वो जाली होना चाहिए, और आपके पास इसका पोजेशन होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो एक कॉइन है ये काउंटरफीट है, और आपने ऐसी कोशिश करी कि ये आपने डिलीवर कर दिया किसी और को, या फिर अटेम्प्ट किया ऐसी डिलीवरी की, और जो ये अटेम्प्ट था या फिर डिलीवरी हुई है ये किसके साथ थी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ थी, ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ थी, तो हम बोलेंगे यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। Also, this offense is a cognizable offense, non-compoundable offense, triable by first class magistrate. ठीक है, तो आपको कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ऑल्सो सीआरपीसी में भी आप पढ़े हो, और आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसके अंदर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है विदाउट वारंट, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को वारंट लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट साहब से। ठीक है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल की बात करें तो कंपाउंडेबल वो ऑफेंस है जिसको आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड कर सकते हो। बेसिकली जहां पे आपको सजा होनी थी वहां पे सजा की बजाय आप फाइन देके उस ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हो, उसको सेटल कर सकते हो। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप उसको सेटल नहीं कर सकते, आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ओके, उसको सेटल नहीं किया जा सकता इम्प्रिजनमेंट से। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है 240। ऐसे डिलीवरी कर रहे हो कॉइन की जो कि इंडियन कॉइन है और आपको पता था कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीटेड है। तो जो 239 में पढ़ा था, 239 में रिप्लेस कॉइन विद इंडियन कॉइन। ओके, ठीक है, तो कोई भी जिसको पता है कि जो कॉइन है ये इंडियन कॉइन जो है ये काउंटरफीटेड है, उसको अवेयरनेस है, वो ऐसे पर्सन को डिलीवर कर देता है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि उसको सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है। क्या ध्यान रखना है, जो भी आप ये कर रहे हो ये विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, आपकी नीयत ही खराब थी, आपकी इंटेंशन ही खराब थी और आपने ये चीज करी, तो हम क्या कहेंगे कि आप फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ये काम कर रहे हो। ठीक है, 241 में आप डिलीवरी कर रहे हो ऐसे कॉइन की एज जेन्युइन, जब आपने पहली बार उसको पोजेस करा था, तो जो डिलीवरर है, जब आप डिलीवरर हो तो आपको नहीं पता था कि ये काउंटरफीट कॉइन है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो डिलीवर करता है काउंटरफीट कॉइन को किसी और पर्सन को, जैसे कि ए ने बी को डिलीवर कर दिया काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, टू अनदर एज जेन्युइन, उसको ये जो कॉइन्स हैं वो उसको कह रहा है कि ये जेन्युइन कॉइन्स हैं, जबकि उसको पता है कि ये काउंटरफीट हैं। बट जब पहली बार ए को ये कॉइन्स मिले थे तो उसको नहीं पता था कि ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में जाली कॉइन्स हैं, काउंटरफीट कॉइन्स हैं, तो उसको सजा होगी कितनी,
सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन भी देना पड़ सकता है अप टू 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द काउंटरफीट कॉइन। अगर 10 रुपए का कॉइन है इंटू 10 करेंगे तो 100 रुपए देने पड़ सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, 10 टाइम्स आपकी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि अक्यूज जो है वो अनअवेयर था कि काउंटरफीट है ये कॉइन्स ड्यूरिंग द डिलीवरी। अक्यूज ने पोजेस करा इन कॉइन्स को और अक्यूज अनअवेयर था कि ये काउंटरफीट है कॉइन्स जब उसने रिसीव करे थे ये कॉइन्स, बट आफ्टरवर्ड्स उसको पता चल गया। तो क्या समझने की बात है कि जब हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए को ये मिले थे एक्स से। जब ए को ये कॉइन्स मिले थे तो ए वॉज अनअवेयर कि ये जो कॉइन्स हैं ये काउंटरफीट कॉइन्स हैं। बाद में उसको अवेयरनेस हो गई कि ये काउंटरफीट है तो उसने बोला भाई साहब मेरा नुकसान क्या हो, मैं आगे बी को चला देता हूँ। अब विद नॉलेज उसने ये कॉइन्स आगे बी को पास कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक कॉइनर है, उसने डिलीवर करे काउंटरफीट कंपनीज कॉइन टू उसके अकम्प्लिस बी फॉर अटरिंग देम। बी ने इनको बेच दिया सी को, अनदर अटरर, ठीक है, उसको बेच दिया सी को, जिसको अनदर अटरर जिसने ये बाय करे और एक्नॉलेज कर दिया, हु बाइज देम व्हाइल बीइंग एक्नॉलेज्ड ऑफ द काउंटरफीट। जब उसने खरीदे थे तो उसको पता था कि ये काउंटरफीट थे। सी ने पेमेंट करी डी को बाय यूजिंग दीज कॉइन्स, इन कॉइन्स को यूज करते हुए उसने पेमेंट कर दी। डी ने इनको रिसीव करा और नोटिस करा कि ये काउंटरफीट हैं एंड पेज देम अवे व्हाइल बिहेविंग एज इफ दे आर जेन्युइन। तो बेसिकली जब डी को ये पैसे मिले थे तो उसको नहीं पता था कि ये काउंटरफीट है, बट बाद में उसको अवेयरनेस हो गई और बाद में उसने क्या किया, उसने इन पैसों को चला दिया। तो हम क्या कहेंगे, ही इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन, बट बी एंड सी आर पनिशेबल अंडर 239 एंड 244, 240 एज द केस में भी। अब क्या एग्जाम्पल है, कितनी बार ऐसा होता है कि ये जब 10 रुपए का नोट होता है, तो 10 रुपए का नोट है, अब मुझे पता है कि ये जाली है, मुझे पता है ये नकली है। जब ये नोट मुझे किसी ने दिया था तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि ये नकली है, बट बाद में मैंने देखा ये नोट नकली है और पता होने के बाद मैंने इसको आगे पास ऑन कर दिया कि मेरा नुकसान क्यों, किसी और का नुकसान हो। अगर ये जाली नोट है, ये काउंटरफीट कॉइन है, तो मैं इसको आगे पास कर देती हूँ किसी और को, और मैंने उससे धनिया मिर्ची खरीद ली। धनिया मिर्ची जब मैंने खरीदी ये जाली नोट देख के, तो मैंने क्या किया, ये ऑफेंस किया अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि पहले जब मैंने पोजेस किया था तब मुझे नहीं पता था कि 10 रुपए का नोट काउंटरफीट है, बट जब बाद में मेरे को पता चल गया, पता चलने के बाद भी मैंने इस कॉइन को, इस नोट को आगे पास ऑन कर दिया, तो आई हैव डन एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ओके, अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन से, जो बात करता है सेक्शन 242 और 243। 242 बात करता है कि आपके पास पोजेशन है ऐसे कॉइन का जिसको पता है कि ये काउंटरफीट है जब उसने पोजेस किया था, और हमारा सेक्शन 243 क्या बात करता है, इंडियन कॉइन के बारे में। सेम सेक्शन, एक पढ़ लोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो 242 कह रहा है कि पोजेशन है आपके पास काउंटरफीट कॉइन का और आपको नॉलेज है, आपको पता है कि जो ये कॉइन है ये काउंटरफीट कॉइन है। तो कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर पोजेस करता है किसी भी कॉइन को, जबकि उसको अवेयर है कि ये काउंटरफीट कॉइन है जब उसने रिसीव किया था, तो क्या कहेंगे, 242 के अंदर ही विल बी हेल्ड लायबल, जिसकी पनिशमेंट है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की, अकम्पनीड बाय फाइन। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या है कि कॉइन जो है वो काउंटरफीट कॉइन है, अक्यूज ने उसको पोजेस किया हुआ है विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। ही वाज अवेयर, जब उसको ये रिसीव हुआ था, जब उसको एक कॉइन मिला था, उसको पता था कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीट कॉइन है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसने ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन। इसमें क्या है, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, आपको कोर्ट जाके ही बेल लेनी पड़ेगी, पुलिस वाला आपको बेल नहीं दे सकता। नॉन कंपाउंडेबल है, इसको आप फाइन देके, जुर्माना देके आप बच नहीं सकते, और ये ट्राइबल है बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। 243 सेम 242 वाली चीज, सेक्शन 242 रिप्लेस कॉइन विद
रिप्लेस कॉइन विद इंडियन कॉइन। तो कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर पोजेस करता है किसी भी काउंटरफीट इंडियन कॉइन को, जबकि उसको अवेयरनेस है कि ये जो कॉइन है ये एक्चुअली में काउंटरफीटेड कॉइन है, जब उसने रिसीव किया था, तो सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की, अकम्पनीड बाय फाइन। 242 और 243 ये हो गए। ठीक है, तो आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? जो अक्यूज्ड है उसने पोजेस किया ऐसे काउंटरफीट इंडियन कॉइन्स को, उसने जब इन कॉइन्स को पोजेस किया तो उसने किसके साथ किया? फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किया, और उसको अवेयरनेस थी, उसको पता था कि जो कॉइन्स हैं ये काउंटरफीट हैं। जब से ये कॉइन्स उसके पोजेशन में आए थे, तो हम क्या बोलेंगे? इस सेक्शन के अंदर वो लायबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस के बारे में, जो कि 244 से 247 है, जहां पे आपने वेट में हेराफेरी कर दी या फिर कॉम्पोजिशन में हेराफेरी कर दी। तो सेक्शंस क्या है? सेक्शन है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सेक्शन है 244, 245, 246, 247। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है किसी मिंट में जहाँ पे मिंटिंग ऑफ कॉइन्स होता है, और वो कोई हेरा फेरी करता है, वेट में चेंजेस करता है, कॉम्पोजिशन में चेंजेस करता है, तो गिल्टी होगा अंडर 244। अगर कोई भी अनलॉफुली इलीगली उस मिंट के बाहर कोई भी कॉइनिंग टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, तो गिल्टी होगा अंडर 245। या फिर फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली परफॉर्म करता है कोई भी ऑपरेशन किसी भी कॉइन के ऊपर या फिर इंडियन कॉइन के ऊपर, जिससे कि उसका जो कॉम्पोजिशन है, वेट है, वो चेंज हो सके, तो 246 और 247। एक चीज जो ध्यान रखनी है, जब आप सब्जी वाले के पास जाते हो, ये सब्जी वाला है, ये इसका तराजू है, ठीक है, ये इसका तराजू है, तो ये तराजू के ऊपर क्या रखता है? ये ऐसे ऐसे कॉइन्स रखता है। ये कहता है ये 1 किलो का है, ये आधे किलो का है, ये कहता है ये 2 किलो का है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कईयों के नीचे नीचे चुंबक लगी होती है, मैग्नेट लगी होती है, जिससे कि जो वेट है वो गलत आता है, या फिर वो हेरा फेरी कर देते हैं इनके वेट में। तो क्या कर रहे हैं? वो ऑफेंस कर रहे हैं अंडर दीज सेक्शंस, और ये क्या हो रहा है? वो चेंज कर रहे हैं वेट और कॉम्पोजिशन ऑफ दीज वेइंग ग्राम्स। ओके, तो आपको इन चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसको अगर आप पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लो, तो वो जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपको पेपर में बहुत आसानी होती है। इन एग्जाम्पल से ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, आपको याद आ जाता है कि मैम ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था और क्या कहानी सुनाई थी, उससे आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट वापस आ जाते हैं, एंड पेपर में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो यही तरीके से मैं पढ़ती थी, एंड इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एंड बोलूंगी कि आप लोग भी इसी को फॉलो करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इन सेक्शंस को डिटेल में करते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर है किसी भी लीगली एस्टैब्लिश्ड मिंट का इंडिया के अंदर, और वो क्या करता है? कमिट करता है कोई ऐसा ऑफेंस या फिर ओमिट करता है ऐसे कोई एक्ट करने को जो उसको करना था, ठीक है, जो और लीगल लाइबिलिटी को इनिशिएट करता है। उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन थी कि कोई भी कॉइन जो है जो इशू करा जा रहा है, या फिर कोई भी कॉइन जो है जो बन रहा है, वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन का हो फ्रॉम एक्चुअली व्हाट हैज बीन फिक्स। जैसे कि अगर 1 किलो का कॉइन है, 1 किलो का कॉइन है, तो वो बने 900 ग्राम का। 100 ग्राम की हेरा फेरी कर रही है। अब आप कहोगे 100 ग्राम से मैम क्या होगा? 100 ग्राम से तो कुछ नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स अगर 100 ग्राम 10 बारी किया तो सोचो कितनी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे चीजों से ही बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एम्प्लॉय जो इंडिया में किसी भी लीगली एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काम करता है, वो कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है, कमिट करता है, या फिर उसको कोई भी ऐसा काम करना था वो नहीं करता, ओमिट करता है, और उसकी इंटेंशन ये है कि जो कॉइन इशू हो रहा है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन से इशू हो, जो कि फिक्स करी गई है बाय लॉ, तो वो ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 244, और उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इंग्रेडिएंट क्या है कि वो जो अक्यूज्ड है वो मिंट के अंदर एम्प्लॉयड होना चाहिए, वो जो मिंट है वो लॉफुल होनी चाहिए, इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होनी चाहिए। जो अक्यूज्ड है वो कोई इलीगल एक्ट कर रहा है या ओमिशन कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है कोई भी ऑपरेशन जिससे क्या हो रहा है? चेंज इन कॉम्पोजिशन हो रहा है, वो कर रहा है जिससे कि ऑल्टर हो रहा है वेट या कॉम्पोजिशन किसी भी कॉइन का, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या कर रहा है? ऑफेंस कर रहा है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है,
अब क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है अनलॉफुली, इलीगली आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा कॉइनिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप इस मिंट के बाहर लेके आ रहे हो, आप उसको इस मिंट के बाहर लेके आ रहे हो तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 245। तो कोई भी अगर एक्सक्लूड करता है किसी लॉफुल अथॉरिटी से और वो बाहर लेके आता है, टेक्स आउट कोई भी कॉइनिंग का इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल उस लॉफुल इस्टेब्लिशमेंट से बाहर लेके आता है, तो उसको सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 7 साल तक की भी हो सकती है और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो ये लीगली इस्टेब्लिश्ड मिंट्स हैं इंडिया के अंदर, उनका काम क्या है कि वो करेंसी को प्रिंट करती हैं और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे किसी भी चीज के जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो भी डाई यूज होती है, टूल्स यूज होते हैं, उसको आपको बाहर नहीं लेके आना चाहिए कि वो प्रयोग किए जा सके काउंटरफीटिंग के लिए। all these activities will do what, they will prohibit counterfeiting of coins, but अगर आप ऐसा एक्ट करते हो then you will be punishable under this section। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आप टेक आउट कर रहे हो कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टूल्स को, ठीक है, आप टेक आउट कर रहे हो कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टूल को कहाँ से, इस लॉफुली एस्टैब्लिशमेंट से, और जो अक्यूज है वो लीगली अनऑथराइज्ड है, उसको किसी भी लॉ के हिसाब से ऑथराइजेशन नहीं दी गई है ऐसा करने की, तो ही विल बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है एंड ट्राइबल है बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है कि आप फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली, बेसिकली आपका मेंस रिया है, आप गिल्टी माइंड के साथ जो भी उस कॉइन की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए थी आप उसका वेट डिमिनिश कर रहे हो, बेसिकली कम कर रहे हो, या फिर आप उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहे हो उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 246। तो कोई भी डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी कॉइन के ऊपर जिससे कि उसका जो वेट है वो डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, 1 किलो की जगह वो हो जाता है 850 ग्राम, या फिर वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक ऑफेंस कर रहा है अंडर दिस सेक्शन। और उसकी सजा क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है। इंग्रेडिएंट्स क्या है कि अक्यूज जो है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एक कॉइन के ऊपर, और इसको वो किसके साथ कर रहा है, फ्रॉडुलेंट माइंड के साथ कर रहा है, मेंस रिया के साथ कर रहा है, और उसकी इंटेंशन क्या है कि जो कॉइन है उसका वेट डिमिनिश कर जाए या फिर उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको वो ऑल्टर कर दे, तो वो ऑफेंस कर रहा है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब यही अगर चीज सेम 246 वाली चीज अगर हम इंडियन कॉइन के साथ कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम सेम चीज अगर इंडियन कॉइन के साथ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि 247 का ऑफेंस हो गया। तो 246 में रिप्लेस ओके, तो कोई भी डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी इंडियन कॉइन के ऊपर जिससे उसकी जो वेट है वो डिमिनिश हो पाए या फिर जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, 247 के अंदर वो गिल्टी होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो अक्यूज है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इंडियन कॉइन के ऊपर, और जो वो कर रहा है वो किससे कर रहा है, फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रहा है, और वो किस इंटेंशन से कर रहा है कि जो कॉइन है इसका वेट डिमिनिश हो जाए और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ऑल्टर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, एक ऑफेंस हो रहा है अंडर दिस सेक्शन। और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल भी है, एंड इट विल बी ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शंस की, जहां पे आप अपीयरेंस में चेंजेस ला रहे हो, आप अपीयरेंस में चेंजेस ला रहे हो, जिस तरीके का वो दिखता है उसके अंदर चेंजेस ला रहे हो। तो सेक्शन 248 से 254 है,
248 बात करता है कि अगर आप किसी भी कॉइन की अपीयरेंस के अंदर चेंज ला रहे हो और आपका जो इंटेंशन है मेंसरिया क्या है कि वो यूज हो सके एज अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। 10 रुपए का कॉइन की शक्ल को चेंज कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो एक्चुअली में बंदा कंफ्यूज हो जाए और 20 रुपए का सोच के दे दे, तो क्या कर रहे हो आप? ऑफेंस कर रहे हो अंडर 248 और 249। अब 248 और 249 जब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। मेरे को लग रहा था थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैंने व्हाइट से भी लिख दिया है। तो 248 में कॉइन की बात हो रही है और 248 में इंडियन कॉइन की बात हो रही है। तो एक सेक्शन कर लोगे, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो 248 क्या कहता है? 248 कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी परफॉर्म कर रहा है कोई ऑपरेशन जिससे कि अपीयरेंस जो है वो ऑल्टर हो सके, और इंटेंशन क्या है कि वो पास ऑफ कर जाए एज ए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। मतलब आप 10 रुपए को कॉइन को रिजेंबल कराना चाहते हो, जिससे कि वो 20 रुपए की कॉइन की तरह रिजेंबल करे और चल जाए, तो आप क्या कर रहे हो? आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर 248। बेसिकली आप उसकी अपीयरेंस में, उसकी दिखावट में, उसकी शक्ल पे आप कुछ चेंजेस कर रहे हो जिससे कि वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन के, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के कॉइन की तरह पास ऑफ कर जाए। तो सजा हो सकती है रिग्रेस या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 3 साल तक की, अलॉन्ग विद फाइन। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या है कि अक्यूज जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसी भी कॉइन के ऊपर जिससे कि उसकी अपीयरेंस ऑल्टर कर सके, और इंटेंशन क्या है कि ये ऑल्टरेशन जो है वो पास ऑफ हो सके एज कॉइन विद अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। तो जितने की उसकी वैल्यू है उससे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन से वो पास ऑफ हो सके, ये आपकी इंटेंशन है। सिमिलर चीज अगर आप इंडियन कॉइन के साथ कर रहे हो, जो 248 में आपने कॉइन के साथ करी थी, तो सेक्शन 248 रिप्लेस कॉइन विद, आप क्या कर रहे हो? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो कि अपीयरेंस ऑल्टर हो सके, इंटेंशन है कि वो पास ऑफ कर जाए एज अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, तो आप पनिशेबल हो अंडर सेक्शन 249। पनिशमेंट हो सकती है रिग्रेस या फिर सिंपल, और 7 साल तक की हो सकती है अलॉन्ग विद फाइन। ओके, इंग्रेडिएंट्स है, अक्यूज जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिससे कि जो इंडियन कॉइन है उसकी अपीयरेंस ऑल्टर हो सके। इंटेंशन क्या है कि जो ऑल्टरेशन है उसके कारण वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन की इंडियन कॉइन की तरह पास ऑफ हो सके, तो हम क्या कहेंगे? एक ऑफेंस हो रहा है अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन जहां पे हम डील करेंगे 250 और 251 में। 250 बात करता है कि आप कॉइन को पोजेस कर रहे हो और आपको पता है कि ये ऑल्टर्ड कॉइन है और फिर आप इसकी डिलीवरी कर देते हो। बेसिकली मुझे पता है कि ये जो कॉइन है ये ऑल्टर्ड है, इसके अंदर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उससे ये मैच नहीं करता, मुझे ये नॉलेज थी, बट मैं फिर भी उसकी डिलीवरी कर देती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? ऑफेंस कर रही हूँ अंडर दिस सेक्शन। तो अगर कॉइन की बात कर रहे हैं तो 250, अगर इंडियन कॉइन की बात कर रहे हैं तो 251। सिमिलरली अगर आप पोजेस कर रहे हो किसी कॉइन को बाय अ पर्सन हु न्यू इट टू बी ऑल्टर्ड व्हेन ही बिकेम पोजेस, जब उसके पास पोजेशन आया था तो उसको पता था कि जो कॉइन है ये एक्चुअली में ऑल्टर्ड कॉइन है और फिर भी उसने ये पोजेशन ले लिया, तो वो ऑफेंस कर रहा है अंडर 252 एंड 253। तो क्या ध्यान रखना है? अगर कॉइन की बात हो रही है तो 252, अगर इंडियन कॉइन की बात हो रही है तो 253 लगेगा। तो एक सेक्शन कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका यहाँ पे भी। ठीक है, अब इन सेक्शंस को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 250 कहता है कि आप डिलीवरी कर रहे हो ऐसे कॉइन की जो पोजेस कर रहे थे जब आपको पता था, आपको नॉलेज थी कि ये जो कॉइन है ये ऑल्टर्ड है, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी पोजेस कर रहा है कोई भी कॉइन को विद रिस्पेक्ट टू 246 या फिर 248, जो हम अभी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। 246 में क्या हो रहा था? फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली उसकी वैल्यू को आप डिमिनिश करा रहे थे। ठीक है, और 248 में क्या हो रहा था? आप उसकी अपीयरेंस के अंदर ऑल्टरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये ऑफेंस कमिट हो चुका है, आपको नॉलेज है, और ये आप ऐसे कॉइन को डिलीवर कर देते हो किसी और को, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो कि कोई पर्सन ऐसे कॉइन को रिसीव कर सके, तो आप पनिशेबल हो गए विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की एट अ मैक्सिमम अलॉन्ग विद फाइन। तो बेसिकली क्या हो रहा है? 246 में हमने देखा था आप उसके वेट में हेराफेरी कर रहे हो,
और 248 में हमने देखा था आप क्या कर रहे हो, आप उसकी अपीयरेंस में हेराफेरी कर रहे हो। अब ये जो ऑपरेशन कर रहे थे आप कॉइन के ऊपर, आपको पता है कि ये ऑफेंस कमिट हो चुका है, 246 और 248 के अंदर ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका है, आपको अवेयरनेस है, आपको नॉलेज है, बट ये जानते हुए भी आपने इसको आगे डिलीवर कर दिया किसी और को, या फिर आपने अटेम्प्ट किया कि सामने वाला पर्सन इसको रिसीव कर ले, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 250। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या हुए कि अक्यूज जो है, जिसके पास पोजेशन है ऐसे कॉइन का, उसको पता है कि ऑफेंस हो चुका है 246 का और 248 का। 246 क्या है, उसकी वैल्यू को डिमिनिश करना, जैसे उसकी वेट को डिमिनिश करना, और यहाँ पे अपीयरेंस में ऑल्टरेशन करना। अक्यूज्ड वाज अवेयर इन रिलेशन टू द कमिशन ऑफ ऑफेंस, उसको पता है कि ऑफेंस हो चुका है, उसके पास जब पोजेशन थी तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ उसने इसको डिलीवर कर दिया आगे, या फिर उसने किसी को इंड्यूस किया कि वो इसको रिसीव कर सके, तो उसने ऑफेंस किया है अंडर दिस सेक्शन। और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। ठीक है, सेम चीज जो 250 में हुई विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉइन, जब आप देखोगे तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है कॉइन को विद इंडियन कॉइन। ऑल्सो यहाँ पे हम 246 और 248 बोल रहे थे, और इंडियन कॉइन की जब बात आती है तो हम क्या बोलेंगे, 247 और 249। तो बेसिकली आपको पता है कि एक ऑफेंस हो चुका है अंडर 247 एंड 249। 247 क्या है, आप उसके वेट में डिमिनिश कर रहे हो, डिमिनिश वेट, और 249 क्या है, आप अपीयरेंस में ऑल्टरेशन कर रहे हो। आपको पता है ये ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, और फिर भी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और आप इसको किसी और को डिलीवर कर रहे हो या फिर इंड्यूस कर रहे हो उसको कि वो इसको रिसीव कर सके, तो आप पनिशेबल हो अंडर सेक्शन 251, जहां पे आपकी सजा होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की, और आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो अक्यूज है, जब वो पोजेस कर रहा है इस इंडियन कॉइन को विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस जो हो चुके हैं 247 और 249 के अंदर, उसको नॉलेज है, उसको अवेयरनेस है कि ऑफेंस ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसने जब ये पोजेशन करा था फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, उसने क्या करा, किसी और को डिलीवर कर दिया या फिर इंड्यूस किया कि वो पर्सन इसको रिसीव कर सके, तो उसने ऑफेंस किया है अंडर दीज सेक्शंस। ये ऑफेंस अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, एंड ट्राइबल है बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 252 की। तो 252 में कोई भी जो पोजेस कर रहा है कोई कॉइन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कौन सा ऑफेंस हो चुका है, 246 का और 248 का ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका है, और जो पोजेसर है वो अवेयर है, तो क्या कहेंगे, वो लायबल होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 साल तक की हो सकती है अलोंग विद फाइन। तो समझने की क्या बात है कि यहाँ पे आप पोजेशन में हो, आप ऐसे कॉइन की पोजेशन में हो जिसकी वैल्यू को डिमिनिश करा जा चुका है, जिसके वेट को डिमिनिश करा जा चुका है, या फिर उसकी अपीयरेंस में ऑल्टरेशन हो गई है, और आपको नॉलेज है, आप अवेयर हो, और फिर भी आप ऐसे कॉइन को पोजेस करते हो, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि जो अक्यूज है वो ऐसे कॉइन को पोजेस कर रहा है जबकि उसको पता है कि सेक्शन 246 और 248 का ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका है। ही इज अवेयर दैट ये ऐसे ऑफेंसेस के ऊपर जो ऐसा कॉइन है उसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन हो चुका है, और जानते हुए भी उसने पोजेशन रखा हुआ है ऐसे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि ही शैल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, सेम चीज जो 252 में हमने पढ़ी है उसी को जब आप इंडियन कॉइन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, 253 के अंडर लायबल होगे। यहाँ पे 247 लगेगा जहाँ पे आपने वेट को डिमिनिश कर दिया, वेट उसका कम कर दिया, और यहाँ पे उसकी अपीयरेंस को ऑल्टर कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। जहाँ पे पनिशमेंट होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की हो सकती है, फाइन भी देना पड़ सकता है। आपको पता है कि ये जो कॉइन है, इंडियन कॉइन है जो आप पोजेस करके बैठे हुए हो, ये
इसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश करी जा चुकी है या फिर इसकी अपीयरेंस के अंदर ऑल्ट्रेशन करा हुआ है, और आप ये सब कुछ जानते हुए, आप जानते हुए कि इस कॉइन के ऊपर ये ऑपरेशन किया जा चुका है इलीगली, आपने इस कॉइन को पोजेस किया हुआ है विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, तो हम बोलेंगे यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 253। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि अक्यूज ने ऐसे कॉइन को पोजेस किया हुआ है जो कि इंडियन कॉइन है, जिसके ऊपर 247 या 249 का ऑपरेशन ऑलरेडी कमिट हो चुका है, और जो अक्यूज है उसको अवेयर है, ही इज अवेयर कि ऐसा ऑपरेशन उसके ऊपर कमिट किया जा चुका है, बट उसने फिर भी ऐसे कॉइन को पोजेस किया हुआ है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ, तो हम बोलेंगे ही शैल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो बात करता है कि आप ऐसे कॉइन को एज जेन्युइन डिलीवर कर देते हो, और जब पहली बार आपको वो मिला था तो आपको भी नहीं पता था कि ये जेन्युइन कॉइन नहीं है, आपको भी ये नहीं पता था कि ये काउंटरफीटेड कॉइन है, तो हम क्या बोलेंगे 254 के अंदर आप लायबल हो गए। तो बेसिकली आपको बाद में पता चला कि ये जो कॉइन है ये जाली है, ये जो कॉइन है ये जेन्युइन नहीं है, ये ऑल्टर्ड है, बट आपको पता होने के बाद, बीइंग अवेयर ऑफ दैट, आपने इसको आगे डिलीवर कर दिया, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 254। तो कोई भी किसी और को डिलीवर करता है एज जेन्युइन कोई भी कॉइन जो कि डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का है, या फिर अटेम्प्ट करता है ऐसा करने की, कोई भी कॉइन जो दिख रहा है वो एक्चुअली में नहीं है, और उसको पता है कि कोई ऑपरेशन हो चुका है उसके ऊपर 246, 247, 248, 249 वाला, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें उसका वेट को डिमिनिश कर दिया, उसके कॉम्पोजिशन को आपने हिला दिया, या फिर उसकी अपीयरेंस के अंदर कोई चेंज कर दिया, तो क्या होगा, बट आप अनअवेयर थे जब आपको पोजेशन मिला था, बट बाद में आपको अवेयरनेस आ गई थी, तो आप पनिशेबल हो गए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, फाइन देना पड़ सकता है 10 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉइन इन क्वेश्चन। तो जो भी वैल्यू है कॉइन ऑन क्वेश्चन, अगर 100 रुपए का कॉइन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 100 रुपए इंटू 10 देना पड़ सकता है, 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का सेक्शन, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे आने वाले सेक्शन में गवर्नमेंट स्टैम्प्स की, जो कि डील करता है 255 से 263A। अब यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं वो है काउंटरफीट, यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, फिक्टिशियस स्टैम्प्स। स्टूडेंट्स एक बार इस चार्ट को समझ लो, उसके बाद मेरे साथ डिटेल में एक बार सारे सेक्शंस पढ़ लो, फिर बार बार डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इस चार्ट को पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ रिकैप हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो क्या बोलता है 255 में बोलता है कि अगर आप मेक कर रहे हो या काउंटरफीट कर रहे हो ऐसी किसी भी गवर्नमेंट स्टैम्प को। 256 में बोलता है अगर आपके पास पोजेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिससे क्या बनती है, काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प बनती है। 257 में बात कर रहा है अगर आप ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को सेल करते हो या मेक करते हो, ठीक है। 258 में बात कर रहा है अगर आप काउंटरफीट स्टैम्प को सेल करते हो। 259 में बात करता है आपके पास पोजेशन है काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प की, और 260 में बात करता है आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट स्टैम्प है ये काउंटरफीटेड है, बट आप उसको यूज कर रहे हो एज जेन्युइन, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो काउंटरफीट कीवर्ड से आपके ये सेक्शंस होंगे। अब यूज्ड गवर्नमेंट स्टैम्प से कौन से सेक्शन है वो एक बार देख लेते हैं। 261 बात करता है कि किसी भी गवर्नमेंट स्टैम्प को आपने रिमूव कर दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट का उसके ऊपर गवर्नमेंट स्टैम्प लगी हुई थी और आपने उसको रिमूव कर दिया, तो 261। 262 में आप ऐसी यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प जबकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो 262। और अगर आप ऐसे मार्क को इरेज कर रहे हो जो डिनोट करता है कि इस स्टैम्प को ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, तो 263, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कीवर्ड जो है फिक्टिशियस स्टैम्प। अगर आप मेक करते हो या फिर सेल करते हो या फिर आपके पास पोजेशन है ऐसी किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प की या फिर डाई की या फिर ऐसी प्लेट की, इंस्ट्रूमेंट की, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी। तो स्टूडेंट्स इन सेक्शंस को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद सिर्फ इन कीवर्ड से पढ़ लोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो 255 बात करता है कि आप काउंटरफीट कर रहे हो कोई भी गवर्नमेंट स्टैम्प को, तो कोई भी जिसको पता है नोइंगली पार्टिसिपेट करता है काउंटरफीटिंग के प्रोसेस में, जो कि रिलेट करता है किससे,
कोई भी ऐसी स्टैम्प जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है फॉर रेवेन्यू पर्पस, और वो हम जाली स्टैम्प्स बना रहे हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो कि पार्टिसिपेट करता है ऐसे प्रोसेस में, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे दैट ही शैल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। इसमें आपकी पनिशमेंट हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड करी जा सकती है 10 साल तक, along with fine. A person who commits this offense, if he causes a genuine stamp of one denomination to appear as that of another denomination, तब भी आप उसको इस सेक्शन के अंदर गिल्टी ठहराओगे। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो अक्यूज्ड है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो काउंटरफीट कर रहा है या फिर नोइंगली पार्टिसिपेट कर रहा है इस काउंटरफीटिंग के प्रोसेस में, जो कि किससे रिलेट करता है, स्टैम्प से रिलेट करता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से के द्वारा इशू करी गई है फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू। तो हम क्या बोलेंगे, ही शैल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ओके, अब बात करते हैं 256 की। 256 में आपके पास पोजेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसी भी मटेरियल का जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प पे, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी पर्सन जिसके पास पोजेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या फिर मटेरियल का, या फिर एक्नॉलेज करता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या मटेरियल को, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो काउंटरफीट करे रेवेन्यू स्टैम्प्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड हैं, तो क्या बोलेंगे, ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, जिसकी पनिशमेंट है 7 साल तक की मैक्सिमम, अकम्पनीड विद फाइन। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक बार वो भी देखना जरूरी है कि कोई भी अक्यूज जो है उसके पास पोजेशन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या मटेरियल की जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको यूज किया जा सकता है, और वो अवेयर है कि इसको वो यूज करेगा, इंटेंशन है कि काउंटरफीट करेगा कोई भी गवर्नमेंट स्टैम्प जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करी गई है और जो इस्तेमाल होनी चाहिए रेवेन्यू पर्पस के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन 257 क्या बात करता है कि anyone doing any of the following acts with respect to an instrument, बेसिकली आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प के लिए यूज हो सकता है, आप उसको मेक करते हो, सेल करते हो, प्रोसेस में जिसमें वो बन रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, बाय करते हो या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, तो आप गिल्टी हो अंडर दिस सेक्शन। तो क्या कर रहे हो, मेक कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो ऐसे प्रोसेस में ऑफ मेकिंग, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो या फिर डिस्पोजिंग कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। और आपकी पनिशमेंट क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, अकम्पनीड विद फाइन। ओके, 258 बात करता है कि किसी भी काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प को, जाली गवर्नमेंट स्टैम्प को आप क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, तो हम क्या कहते हैं, हम ये बोलेंगे दैट यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी अगर सेल करता है या ऑफर करता है फॉर सेल इन रिलेशन टू अ काउंटरफीट कॉइन, कोई भी रेवेन्यू स्टैम्प जो कि इशूड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। और आपकी पनिशमेंट क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, अकम्पनीड विद फाइन। इंग्रेडिएंट्स क्या है कि गवर्नमेंट स्टैम्प की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्टैम्प की बात हो रही है जो कि इशू करी गई है फॉर रेवेन्यू पर्पसेस, जो कि इन क्वेश्चन है वो काउंटरफीट है, और अक्यूज को पता है कि ये जो गवर्नमेंट स्टैम्प है, जो रेवेन्यू स्टैम्प है, वो एक्चुअली में काउंटरफीटेड गवर्नमेंट स्टैम्प है, और अक्यूज नोइंगली मेंसरिया के साथ इसको सेल कर रहा है या ऑफर कर रहा है फॉर सेल, तो हम क्या कहेंगे, ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ऑल्सो जो ये ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल भी है और ट्राइबल है बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास पोजेशन है ऐसे काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प की, तो हम क्या कहेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर 259। तो बेसिकली किसी के पास भी अगर पोजेशन है ऐसी रेवेन्यू स्टैम्प की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है और उसको अवेयरनेस है कि ये जो स्टैम्प है ये काउंटरफीट स्टैम्प है, और वो यूज करता है या डिस्पोज करता है इसको जेन्युइन की तरह, वो इसको इस्तेमाल करता है एज अ जेन्युइन स्टैम्प, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। बेसिकली अगर आपके पास पोजेशन भी है वो भी अपने आप में सफिशिएंट है आपको गिल्टी होल्ड करने के लिए। आपको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक की मैक्सिमम, और फाइन भी देना पड़ सकता है।
तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अक्यूज जो है वो पोजेस करता है कोई भी रेवेन्यू स्टैम्प की जिसको इशू किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अक्यूज को पता है या रीजन टू बिलीव है ये जानने का कि जो ये स्टैम्प है ये काउंटरफिट है, ये जाली है और उसने प्लानिंग करी है कि वो इसको यूज करेगा या डिस्पोज करेगा इस स्टैम्प को एज अ जेन्युइन स्टैम्प, तो वो गिल्टी है अंडर दिस सेक्शन। अब 260 की बात करते हैं। आप ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को जो कि आपको पता है कि वो काउंटरफीट है उसको जेन्युइन यूज करते हो, उसको यूज करते हो एज अ जेन्युइन स्टैम्प, तो आपको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की, और इसके साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि सबसे पहले जो ये रेवेन्यू स्टैम्प है ये इशूड है बाय गवर्नमेंट और ये काउंटरफीटेड है, ये जाली है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। अक्यूज जो है उसको पता है कि ये काउंटरफीट है और अक्यूज जो है ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को इस्तेमाल करता है, इसको यूज करता है एज जेन्युइन। ओके, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल भी है और ट्रायबल है बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बात करता है कि आप किसी भी सब्सटेंस पे लिखते हो जहाँ पे गवर्नमेंट स्टैम्प थी या फिर आप ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को पेपर से हटाते हो, डॉक्यूमेंट से हटाते हो और आपकी इंटेंशन क्या है कि गवर्नमेंट को लॉस हो सके, तो 261 कॉरेस्पॉन्ड करता है 246 और 248 को। 246 में क्या किया था हमने, वेट को डिमिनिश किया था और 248 में हमने ऑल्ट्रेशन करी थी कॉइन में। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर आप रिमूव करते हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को हटाते हो और उस पर राइटिंग करते हो जिससे कि क्या हो सके ये गवर्नमेंट स्टैम्प इस्तेमाल ना हो सके, तो आपको पनिशमेंट होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है। और आपकी इंटेंशन क्या है कि गवर्नमेंट को लॉस हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका नुकसान हो। तो बेसिकली इस सेक्शन के 2 पार्ट्स हैं अगर आपको समझना है तो क्या 2 पार्ट्स है कि पहला आप रिमूव कर रहे हो और राइटिंग कर रहे हो ऐसे स्टैम्प पेपर पे, और दूसरा आप रिमूव कर रहे हो और रिमूव ऑफ स्टैम्प फ्रॉम राइटिंग या फिर डॉक्यूमेंट। तो रिमूविंग राइटिंग फ्रॉम अ स्टैम्प पेपर या फिर रिमूवल ऑफ स्टैम्प फ्रॉम अ राइटिंग और अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या देखना है आपको कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है कि ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प जो कि ऑलरेडी यूज हो चुकी है, पहले उसका यूज हो चुका है बट वो नहीं हुई, वो पहले यूज हो चुकी है बट आप उसको दोबारा से इस्तेमाल करते हो एज अ जेन्युइन स्टैम्प, तो क्या होगा 262। तो एनीवन विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन causing loss to the government of India uses a revenue stamp जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है, तो आपको सजा हो सकती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, और फाइन भी देना पड़ सकता है, और बोथ। तो क्या समझने की बात है, कोई भी ऐसा पर्सन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ऑलरेडी यूज गवर्नमेंट स्टैम्प को दोबारा से रीयूज कर रहा है तो 262 के अंदर लायबल होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो स्टैम्प इन क्वेश्चन है वो रेवेन्यू स्टैम्प है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है। इस स्टैम्प को ऑलरेडी यूज किया जा चुका है और जो अक्यूज है वो इसको रीयूज कर रहा है। अक्यूज जो है वो अवेयर है और अक्यूज की इंटेंशन क्या है कि वो गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करना चाहता है, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करना चाहता है, तो 262 के अंदर लायबल होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है 263। आप क्या करते हो, ऐसे मार्क को इरेज कर देते हो जिससे पता चल रहा है कि वो स्टैम्प ऑलरेडी यूज्ड है। तो 3 काइंड के हैं, 3 काइंड्स ऑफ एक्ट्स हैं जिसको हम पनिशेबल कहेंगे, और क्या पनिशमेंट दी गई है 3 साल तक की। सबसे पहला, आप इरेज करते हो या रिमूव करते हो ऐसे मार्क को जो डिनोट करता है कि ये स्टैम्प को ऑलरेडी यूज किया जा चुका है, या फिर आपके पास पोजेशन है ऑफ अ स्टैम्प सो इरेज, जो स्टैम्प को मिटाया गया है उसको आप पोजेस करते हो, या फिर आप ऐसी स्टैम्प को सेल करते हो या डिस्पोज ऑफ करते हो जिसको हटाया गया है किसी डॉक्यूमेंट से, तो 263 के अंदर आप लायबल होंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इरेजर की, हम बात कर रहे हैं रिमूवल की, तो सबसे पहले क्या देखना है, जो स्टैम्प इन क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट की स्टैम्प है और रेवेन्यू पर्पस के लिए इस्तेमाल है। आपने क्या किया, जो स्टैम्प है इसका जो यूज का मार्क था आपने उसको हटा दिया, और इस इरेजर या रिमूवल को आपने किससे किया, इसको आपने मेंस रिया के साथ किया, आपने इसको गिल्टी माइंड के साथ किया, तो ये ऑफेंस आपका कमिट हो गया। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं कि आप ऐसी इरेज्ड स्टैम्प को आपने पोजेशन में रखा हुआ है, तो क्या देखना है
कि ये जो स्टैम्प है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है और रेवेन्यू पर्पस वाली है। दूसरी, ये जो है इसके पास यूज्ड मार्क का मार्क है। और तीसरी, आपने जो भी किया है वो इंटेंशन के साथ किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान हो सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप फ्रॉड कर पाओ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है और इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है वो क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स। तो कोई भी पर्सन इन रिलेशन टू फिक्टिशियस स्टैम्प्स अगर फॉलोइंग एक्ट्स करता है तो हम उसको 263 के अंदर गिल्टी ठहराते हैं। क्या करता है, मेकिंग, नोइंगली अटर करता है, डील करता है किसी भी सेलिंग में फिक्टिशियस स्टैम्प की, जबकि उसको पता है कि ये जो है पर्पस पोस्टल पर्पस के लिए यूज होगी, बट वो फिर भी ऐसी फिक्टिशियस स्टैम्प के मेकिंग या सेलिंग में इन्वॉल्व होता है विद एनिमस मैलिस या फिर विद गिल्टी माइंड, विद मेंस रिया, तो हम क्या कहेंगे, ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। दूसरा पॉइंट, वो इसके पास पोजेशन है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प का तो भी गिल्टी होगा, या फिर वो मेक करता है या पोजेशन है उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे फिक्टिशियस स्टैम्प्स को बनाने के लिए, तब भी उसको सजा होगी। तो क्या देखना है कि अगर कोई भी स्टैम्प या फिर डाई या फिर प्लेट या फिर इंस्ट्रूमेंट जिसका आपके पास पोजेशन है जो कि इस्तेमाल हो सकती है, अगर इस्तेमाल हो सकती है फॉर मेकिंग ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प, उसको भी सीज किया जाएगा और फॉरफीट कर लिया जाएगा। फिक्टिशियस स्टैम्प की जब हम बात कर रहे हैं तो किसको रेफर करता है, ऐसी कोई भी स्टैम्प जो फॉल्सली ये दिखाती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है फॉर पोस्टेज रेट्स, पोस्टल पर्पसेस के लिए अगर वो दिखाती है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है जबकि वो गवर्नमेंट के द्वारा इशूड नहीं है, वो बनी गई है, काउंटरफीट है, तो हम क्या बोलेंगे, वो फिक्टिशियस स्टैम्प है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आपको अगर किसी को भी आपको कन्विक्ट करना है अगर इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर 263A के अंदर, तो क्या देखना है कि वो मेक कर रहा है, डील कर रहा है, सेल कर रहा है फिक्टिशियस स्टैम्प को नोइंगली कि ये फिक्टिशियस है, या फिर वो नोइंगली इस्तेमाल कर रहा है इस फिक्टिशियस स्टैम्प को किसी भी पोस्टल पर्पस के लिए, या फिर वो पोजेस कर रहा है किसी भी फिक्टिशियस स्टैम्प को, या फिर उसके पास कोई भी पोजेशन है, या फिर वो बना रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है फिक्टिशियस स्टैम्प को बनाने के लिए, और उसके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स का, जहां पे हमने क्या क्या करा, हमने बहुत कुछ करा, हमने बहुत सारे सेक्शंस करे, बट आपको परेशान नहीं होना है। जैसे हमने इसको कीवर्ड्स के साथ करा है, आपको भी ऐसे ही इसको करना है, ठीक है, आपको भी इसको ऐसे ही करना है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। 230 में हमने कॉइन और इंडियन कॉइन पढ़ा कि क्या होता है, फरुखाबाद वाला जो कॉइन है उसको भी हम इंडियन कॉइन कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने क्या बात करा कि 233 में हमने बात करा अगर आप मेक करते हो या सेल करते हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ओके, कॉइन के लिए 234 में, इंडियन कॉइन के लिए, ओके। 235 में आप क्या करते हो, पोजेस करते हो ऐसे किसी भी मटेरियल को जो कि काउंटरफीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 236 अबेटमेंट वाला सेक्शन हमने पढ़ा कि आप अबेटमेंट करते हो इंडिया में बैठे हुए कोई भी ऑफेंस काउंटरफीटिंग का जो बाहर होगा हम डीम्ड फिक्शन मान लिया। 237 में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो कॉइन की, और 238 में आप इंडियन कॉइन की कर रहे हो। 239 में आप डिलीवरी कर रहे हो ऐसे कॉइन की जो आपको पता है काउंटरफीट है। 240 में आप डिलीवरी कर रहे हो ऐसे इंडियन कॉइन की। 241 में आप उसको यूज कर रहे हो एज जेन्युइन। 242 में आप पोजेस करते हो जबकि आपको पता था कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीटेड कॉइन है। 243 में आप पोजेस करते हो इंडियन कॉइन को। 244 हो गए मिंट वाले कि कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है मिंट में अगर वो कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहा है। 245 में आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुली मिंट के बाहर कुछ सामान लेके आते हो। 246 में आप डिमिनिश करते हो वैल्यू। 247 में आप क्या करते हो, डिमिनिश करते हो वैल्यू इंडियन कॉइन में। 248 में आप ऑल्ट्रेशन करते हो उसकी शक्ल में, उसकी अपीयरेंस में। 249 में इंडियन कॉइन वाला हो गया। 250 में आप डिलीवरी करते हो जबकि आपको पता है ये कॉइन जो है ये ऑल्टर्ड है। 251 में इंडियन कॉइन हो गया।
252 में पोजेशन करते हो ऐसे कॉइन की जब आपको पता था कि ये ऑल्टर्ड है, और 253 में इंडियन कॉइन हो गया। ओके 254 में आप इस कॉइन को जेन्युइन की तरह डिलीवर कर देते हो किसी को। ओके ये सारे तो हो गए आपके कॉइन्स वाले। 255 में हमने क्या पढ़ा, गवर्नमेंट स्टैम्प की काउंटरफीट करते हो। 256 में हमने करा पोजेशन है आपके पास ऐसे किसी भी मटेरियल का। 257 में मेक करते हो या सेल करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। 258 सॉरी यस 258 में क्या हो रहा है, 258 में आप सेल करते हो काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैम्प को। 259 में आप क्या करते हो, आप पोजेशन करते हो ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को जो कि आपको पता है कि काउंटरफीट है। 259 260 में क्या किया, 260 में आप उसको यूज करते हो एज जेन्युइन। 261 इफेसिंग हो गया कि बेसिकली इफेसिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प पे। 262 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 262 में आप यूज करते हो ऐसी गवर्नमेंट स्टैम्प को जो ऑलरेडी यूज्ड है। ओके 263 में आप इरेज करते हो किसी भी मार्क को जो दिखाता है कि गवर्नमेंट स्टैम्प यूज थी। और 263A में आप क्या करते हो, प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 जहाँ पे हमने डील किया है कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर है बट इंटरेस्टिंग है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग भी होता है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है आपको। आपको क्या ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ एक बार के लिए आप ये सारे सेक्शंस पढ़ लो, उसके बाद आपको सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान रखते हैं और ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। कॉइन वाले पोर्शन में तो अगर एक कॉइन पढ़ लिया तो इंडियन कॉइन का ऑटोमेटिकली चलता जाता है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़ें, और आप PW की ऐप पे जाके लॉ सिलेक्ट करें, वहाँ फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहाँ पे जाके आप IPC के इन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, क्लास नोट्स भी देख सकते हैं, और आपको DPPs भी मिलेंगी जो होती हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिसमें आप क्विज भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, नोटिफिकेशन सभी आने वाली क्लासेस की, सभी आने वाली मॉक टेस्ट की, आने वाली सीरीज की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ वेट एंड मेजर्स वाले ऑफेंसेस, जिसमें हम लोग वेट और मेजर्स में कुछ भी ऑफेंस होता है हम वो डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड आई होप दिस लेक्चर वाज गुड एंड यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।